नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में पहली से 12वीं तक की कक्षाएं हुई शुरू। कोरोना के कम होते मामलों के चलते सरकार ने लिया फैसला। भारत बंद को लेकर फोगाट का अब 24 को करेगी महापंचायत। भारत बंद को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। तीस सितंबर को मुख्यमंत्री के साथ संघ अधिकारियों की एक बैठक। मांगों को लेकर बीडीओ को सौंपा एक ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में पहली से 12वीं तक की सभी कक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं। कल जहां चौथी से 12वीं की कक्षाएं चल रही थी, वहीं आज से पहली कक्षा से तीसरी की कक्षा भी शुरू हो गई है। और वहीं अब प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली से 12वीं तक की सभी कक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं। स्कूलों के खुलने से जहां विद्यार्थियों में उत्साहित हैं, वहीं टीचर भी इसका स्वागत कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन का कहना है कि सभी बच्चों की थर्मल स्कैनिंग कर दी गई है और सैनिटाइज किया जा रहा है। विद्यार्थियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि जुलाई से 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खोले गए थे। उससे पहले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे और विद्यार्थियों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद अब सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। तीनों कृषि विधेयकों को पूरी तरह से किसान विरोधी करार देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 9 महीनों से देश का अन्नदाता किसान अपने घर परिवार को छोड़कर कड़कड़ाती सर्दी व गर्मी में खुले आसमान के नीचे अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार किसान की जायज मांगे मानने को तैयार नहीं है। वहीं उन्होंने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे पर कहा कि मुख्य कारण यह है कि विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलना चाहते थे। 2 बार बैठकों के बाद हाईकमान ने फैसला लिया है। उन्होंने हरियाणा में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में मुख्यमंत्री बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चर्चा है अब हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी बारी है। का सिलसिला शुरू हो गया है और अब इनकी भी बारी है। मुझे ये समझ नहीं आता है सरकार की, या तो ये नीतिगत रूप से स्वीकार करें कि हमारी जहाँ जहाँ इन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल बदले हैं कि वो सरकारें या वो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल निष्प्रभावी रहा, इस कारण बदला गया है। और अगर उनकी नाकामयाबी इन्होंने कबूल उसको स्वीकार करते हैं तो 4.5 साल में तो आपने ऐसी सरकार दी, 5 महीने में ऐसे क्या आप सरकार दे देंगे? 4.5 साल बाद 4.5 साल कीमतों की में वृद्धि होती है जो उपभोक्ता जिसका उपभोग करते हैं, और 5 महीने पहले उसे कम करने की बात करते हैं। 4.5 साल आपका न्यूनतम मूल्य यथावत बना रहता है किसानों की फसलों का। 5 महीने पूर्व उसमें आप वृद्धि की घोषणा करते हैं। वो कितने ज़मीनी तौर पर आप कितना वो क्या ऐसा हुआ 4.5 साल बाद जो इस्तीफा देना पड़ा? देखिए वो उसमें बहुत सी चीज़ें नहीं, विधायक दल के जो विधायक थे वो कहीं ना कहीं इस बात को चाहते थे। 2 बार बैठकें हुई हैं और कहीं ना कहीं उस बात को लेके था, तो ये हाईकमान ने फैसला लिया है। अरे हमने तो एक ही मुख्यमंत्री बदला है, यहाँ तो पूरे 6-6, 7-7 इन्होंने बदल दिया, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, आमूलचूल परिवर्तन। गुजरात में जो आपने इन्होंने किया है उस पर आप लोग कभी कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से लंबे समय से मांगों को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन के तहत करनाल जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव के साथ जिला कमेटी और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पदाधिकारियों की एक बैठक होगी। कर्मचारी संघ द्वारा कल करनाल स्थित मुख्यमंत्री आवास के घेराव की योजना बनाई गई थी। इसके लिए बड़ी संख्या में राज्य भर से कर्मचारी और सर्व कर्मचारी संघ के अधिकारी भी यहाँ इकट्ठे हुए। लेकिन जिले में चल रहे महिला कांस्टेबल भर्ती पेपर को लेकर प्रशासन के आह्वान पर सीएम आवास का घेराव करने की योजना को टालते हुए शाम को प्रदर्शन स्थल पर ही बीडीओ को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसी के साथ आगामी 30 सितंबर को मुख्यमंत्री के साथ संघ के अधिकारियों की एक बैठक भी होगी, जहां कर्मचारियों की मांगों को लेकर बातचीत की जाएगी। इससे पहले आज डीसी के साथ कर्मचारी संघ के नेताओं की बैठक होगी और कल यानी 21 सितंबर को संघ के तमाम पदाधिकारी आपस में भी एक बैठक करेंगे। बता दें कि प्रदेश भर में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर लंबे समय से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कभी भूख हड़ताल तो कभी काम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं। ऐसा है, जहाँ तक सीएम आवास की योजना को टाल दी, एक तो सीएम आवास पर जाकर के देखेंगे वहाँ क्या है। हमें जो जानकारी दी गई, कोई चाय वाला एक बैठा हुआ है, वहाँ कोई इस तरीके का सिस्टम नहीं है, लेकिन एक सिंबॉलिक मतलब एक है कि भाई हाँ ये मुख्यमंत्री के आवास है।
पुलिस अथॉरिटी ने, जिला प्रशासन ने आग्रह किया कि आज कोई पुलिस सब इंस्पेक्टर का कोई एग्ज़ाम बड़े पैमाने पर यहाँ है, अलग अलग सेंटर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक पहले भी हुआ है और बाहर दिक्कत पैदा हो जाएगी। हमारा आपसे आग्रह ये है कि इसको आप बाहर रोड पर उस तरीके से ना लेकर के जाए। तो हमने यहाँ प्रदर्शन करते हुए उसको आवास वाला जो कार्यक्रम है उसको केवल टाला है। भाई हम यहाँ प्रदर्शन हमने किया है। जहाँ तक 30 तारीख का टाइम प्रशासन ने दिया है कि मुख्यमंत्री के साथ आपकी बैठक नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की करेंगे, तो उस बैठक से हमें कोई लंबी चौड़ी उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार का जो नज़रिया है उससे सब कुछ समझ में आ जाता है। इसके बाद आगे क्या कीजिएगा, क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि आज ज्ञापन सौंपा है, लेकिन ज्ञापन पहले भी कई सारे सौंपे गए, कई सारे भूख हड़ताल भी की गई, काले झंडे लेकर विरोध भी किया गया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। अब आगे का क्या स्टेप रहेगा, क्या बड़ा स्टेप लीजिएगा आगे? चलो एक औपचारिकता है, 30 तारीख तक इंतजार करेंगे। 30 तारीख तक अगर नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट डे ही पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे कि तुमने वायदा खिलाफी की है, और एक निर्णायक आंदोलन की घोषणा उसी दिन से कर दी जाए। किसान आंदोलन के चलते संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर को भारत बंद को सफल बनाने के लिए फोगाट खाप 19 द्वारा 24 सितंबर को दादरी में महापंचायत कर रणनीति तैयार की जाएगी। इस दौरान सामाजिक संगठनों को भी निमंत्रण दिया गया है और महापंचायत में किसान आंदोलन को तेज करने के बारे में भी विचार विमर्श किया जाएगा। मीटिंग में खाप के प्रमुख लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 24 सितंबर को महापंचायत बुलाकर 27 सितंबर को होने वाले भारत बंद के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही खाप के प्रत्येक गाँव में लोगों को जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। महापंचायत में इस बार खापों के अलावा सामाजिक, व्यापारी व अन्य संगठनों को भी बुलाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग महापंचायत में शामिल हो सकें और भारत बंद पूर्णतया से सफल हो। इसके लिए रणनीति बनाई जाएगी। भारत बंद के दौरान दादरी जिले में रोड जाम व बाजार बंद किया जाएगा। किसान आंदोलन के चलते भारत बंद को लेकर 36 बिरादरी के लोग भी महापंचायत में शामिल होंगे। स्वामी आत्माराम जी महाराज और स्वामी मुनि जी महाराज की स्मृति में करनाल के इंद्री रोड स्थित श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीयूष मुनि जी महाराज की तरफ से इस कार्यक्रम को सामाजिक समता और सद्भावना दिवस का नाम दिया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में धर्मगुरु शामिल हुए और मानव धर्म को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। खास बात यह है कि यह आयोजन किसी एक खास धर्म का न होकर सभी धर्मों के लिए रखा गया। हिंदू, इस्लाम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध समेत सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने एक ही मंच पर उपस्थित रहकर लोगों को धर्म की असल परिभाषा की जानकारी दी। इस महीने लगातार हुई तेज बारिशें जहां एक तरफ शहरी इलाकों में जलभराव की समस्या मुसीबत बनी, तो वहीं दूसरी तरफ बरसात के होने के बाद किसान खुश नजर आ रहे हैं। धान की फसल खेतों में लहरा रही है, वहीं जोड़ और तालाब पानी से लबलबाब भर गए हैं और भूमि का जलस्तर भी ऊपर आने लगा है। किसानों का कहना है कि बरसात से उनकी फसल को अच्छा खासा पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से फसल की अच्छी पैदावार होगी और किसानों को भारी मुनाफा होगा। अगर फसलों की बात करें इस बारिश से, तो अब जो फसलें बोई हुई हैं जैसे धान है, धान को बहुत फ़ायदा हो रहा है। किसानों को इतना फ़ायदा हो रहा है इस बारिश से, एक अब पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। दूसरा, इस बारिश से हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा, जो हमारा पानी का स्तर काफ़ी नीचे जा रहा था वो वाटर लेवल बढ़ेगा, तो बारिश का बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर नुकसान की बात करें तो किन किन फसलों पे नुकसान होता है? अगर नुकसान की बात करें तो जैसे कपास है, अब कपास बोई हुई है किसानों ने, कपास में थोड़ा नुकसान होगा इस बरसात का, और तो वो भी ऐसी कोई फसल है नहीं जिसको जो नुकसान हो। बल्लभ सोना रोड पर आज सुबह तेज गति से आते ट्रक ने बाइक सवार युवक को इतनी भयंकर टक्कर मारी कि युवक के दोनों पैर पूरी तरह से खत्म हो गए, जबकि दूसरे पैर में भी काफी चोटें आई हैं। घटना सोना रोड पर हार्डवेयर मोड़ की है। फिलहाल घायल को इलाज के लिए बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भेज दिया गया और पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर घायल को बीके अस्पताल में रेफर कर दिया है। मामला ये है, सुबह 7:30 बजे की बात थी। हमारे पास पुलिस कंट्रोल रूम से फ़ोन आया, अगबई सोना टी पॉइंट पर एक बाइक सवार को ट्रक नंबर HR 38X 1700 ने पीछे से टक्कर मार दी और उसके दोनों पैरों के ऊपर से ट्रक के पहिए गुजर गए। जो हम यह सूचना पाकर तुरंत मौके पर पहुंचे, उसी वक्त हमारी 112 नंबर वाली गाड़ी भी वहां पर पहुंच गई थी, जिन्होंने मौके पर मजरूब को उठाया और उसके बाद बीके हॉस्पिटल इलाज के लिए दाखिल करा दिया। बाइक चालक ये कहाँ से कहाँ जा रहा था सर? बाइक चालक ये बल्लभगढ़ से सोना की तरफ जा रहा था।
क्या कहेंगे, तेज रफ्तार ट्रक था या क्या वजह थी जो एक्सीडेंट? तेज रफ्तार ही था, इस वजह से ही हुआ है। तो फिलहाल ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया? चालक को अभी से हिरासत में नहीं है, ट्रक को पुलिस कब्जे में ले लिया है। महेंद्रगढ़ के डुलाना गांव में महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने पशु चिकित्सालय का उद्घाटन किया। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को गांव में विभिन्न समस्याएं एवं शहर की दुर्दशा को लेकर स्थानीय लोगों ने अवगत करवाया। व शहर की टूटी हुई सड़कें, नगर पालिका में रुके हुए विकास कार्य को सुचारू रूप से चलवाने एवं अनेक मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बताया कि बरसात के मौसम को देखते हुए सड़कों के विकास कार्यों को रोक दिया गया था। मानसून सत्र खत्म होने के बाद तुरंत सड़कों का काम सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। जननायक जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला प्रधान महासचिव सुरेंद्र टाया का गांव बस्तली, अमोपुर, ब्रास, महमल, गोहिदा में पहुंचने पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। सुरेंद्र टाया ने कहा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने अपनी मेहनत के बलबूते से पार्टी को नए आयाम तक पहुंचाने का काम किया है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं उसको पूरी तरह से निभाऊंगा। इस मौके पर सुरेंद्र ने जसपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और जिले में पार्टी को और मजबूत करने की बात कही। मैं रविंद्र जी आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो आप यहां पहुंचकर हमारे यहां आने का काम किया। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भाई अपने नाथुराम राणा जी हैं, जो हमारे जननायक जनता पार्टी के हल्का के बड़े जुझारू कर्मठ अध्यक्ष जी हैं, तो इनके यहाँ सेलर में आना हुआ तो इन्होंने भाई ने सभी साथियों ने मेरा प्रधान महासचिव जननायक जनता पार्टी बनने पर जोरदार फूल मालाओं से स्वागत करने का काम किया। मैं इन सभी भाई साथियों का मेरे सबका आभारी रहूँगा। और मैं आप सबके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि हमारे नाथुराम जी अध्यक्ष जी हैं, जो हमारे राजेश प्रधाना जी हैं, रजवंत जी हैं, ये पार्टी के हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू साथी हैं और शुरू से ही जननायक जनता पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निसी के गांव ब्रास में पौधारोपण के प्रति जागरूक करने भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र गौरसी और किसान मोर्चा के जिला महामंत्री विनोद राणा गोंदर पहुंचे। राणे कहा कि गांव ब्रास में गोगामाड़ी में भंडारे का आयोजन किया गया था और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और गोगामाड़ी परिसर में पौधारोपण किया। इस पौधारोपण में किसान मोर्चा की पूरी टीम मौजूद रही। इसके पश्चात नरेंद्र गौरसी और विनोद राणा ब्रास में शुरू की गई खेल अकेडमी में देखने के लिए पहुंचे। बेगना नदी से दो व्यक्ति अपनी गाड़ी से निकल रहे थे और नदी में बड़े बड़े खड्डों के कारण उनकी गाड़ी फंस गई। पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण नदी में पानी आया और उसकी गाड़ी बहने लगी और गनीमत यह रही कि गाड़ी कुछ दूर जाकर किसी चीज में फंसकर रुक गई। नदी में पानी बढ़ने लगा तो लोग शीशे से निकलकर गाड़ी की छत पर बैठ गए। उन्होंने अपने किसी जानकार को इसकी सूचना फोन पर दी और सूचना मिलते ही लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को निकालने की कोशिश करने लगे पर गाड़ी नहीं निकल पाई। जेसीबी को भी मौके पर बुलाया गया पर कामयाबी नहीं मिली। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद जब नदी में पानी कम हुआ तब जाकर गाड़ी को बाहर निकाला गया और गनीमत ये रही कि नदी में ज्यादा पानी नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जब हम नदी में एंटर हुए तब पानी कम था, तो मायने की वजह से कहीं खड्डे खुड्डे होंगे। जब हमारी गाड़ी आधी नदी के बीच में पहुंच गई तो वहां से आगे फिर गाड़ी बढ़ी नहीं और गाड़ी वहां पे धसी कि रुक गई, वहां आगे नहीं जाई। इतने में ऊपर से पानी, पहाड़ों पे बारिश ज़्यादा हुई थी, उस वजह से यहाँ पर सूखा था, यहाँ पे कोई अनुमान नहीं था कि इतना पानी आ जाएगा। अचानक ऊपर से पानी जब आया तो उसने गाड़ी का रुख मोड़ दिया। हमारी गाड़ी का मुंह उधर हो गया जिधर से पानी आ रहा था और वो गाड़ी को बहाने लग गया पानी और गाड़ी को 100-200 फुट बहा के पीछे की तरफ धकेल कर ले गया। वो तो अचानक परमात्मा की कृपा हुई कि कोई पत्थर होगा नीचे या कोई खड्डा होगा, उसमें गाड़ी अटक गई। तो अटकने की वजह से वहाँ गाड़ी रुक गई। उस टाइम जब गाड़ी रुकी तो वो वहाँ इतना पानी बह रहा था कि हमारे जो बोनट के ऊपर से, शीशों के ऊपर जो साइड वाले शीशे होते हैं खिड़की के, उनके लेवल तक पानी आ रहा था। तो हमने वहाँ फिर वेट करने लगे। इतने में क्या हुआ कि 3-4 मिनट के बाद ही गाड़ी के नीचे से पानी अंदर गाड़ी में एंटर करने लग गया। तो हमने देखा कि ये तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो करेगा कि हम गाड़ी में ही डूब जाएंगे। फिर हमने इन्होंने जो हमारा क्लाइंट था उसकी फार्म भी साथ ही था, उसने गाड़ी में से ही फ़ोन कर दिया अपने लेबर को, उनको कि आप हमारी हेल्प करो कि हम ऐसे गाड़ी में अटके हैं, आप ट्रैक्टर और रस्से वगैरह लेके आ जाओ मदद के लिए। इतने में गाड़ी में पानी सीटों तक आ गया। जब सीटों तक पानी आया तो फिर हम गाड़ी में शीशों में से
ऊपर खड़े होके आप छत पे बैठ गए और छत पे हम फिर उनकी वेट करने लग गए। जब वो लेबर और ट्रैक्टर वाले आए रस्सा लेके, उनमें से 2 बंदों को तैरना आता था, उनसे भी इतना पानी का बहाव था कि हमारी गाड़ी तक नहीं आया जा रहा था। तो उन्होंने हमें रस्सा हमारी तरफ फेंका, तो मैंने फिर रस्सा पकड़ के उसको गाड़ी के अंदर से निकाल के फिर उसको दूसरी तरफ छत पे से जाके उधर बोनट की तरफ से निकाल के फिर उसको रस्सा पकड़ाया जो तैर रहा था, उससे गाड़ी को बंधवाया रस्से से। उससे गाड़ी हमने अपने आप को सेफ समझने लगे कि अब गाड़ी नहीं बहेगी और हम गाड़ी पे ही बैठ गए। इतने में उनके जो फार्म के लोग थे वो कहते हम जेसीबी को बुलाते हैं। तो जेसीबी को आने में और मदद आने में जब ट्रैक्टर आए, ट्रैक्टर भी धंस गए उसमें, ट्रैक्टरों से भी गाड़ी नहीं निकली। और जब जेसीबी आई तो जेसीबी से भी हमारे तक पहुंच नहीं हुई। जेसीबी वाला भी मजबूर हो गया, वो कहता कि मेरी जेसीबी धंस जाएगी, मैं इसको नहीं निकाल सकता। फिर हम थोड़ा वेट करते रहे, 1.5 घंटा पौने 2 घंटे हम छत के ऊपर ही बैठे रहे। इतने में पानी का थोड़ा लेवल कम हुआ, फिर हम रस्सों को पकड़कर नदी में से निकल के बाहर आए। और उसके बाद शाम को 4 बजे जब पानी बहुत ही कम हुआ, फिर हाइड्रा और जेसीबी की मदद से वहाँ से गाड़ी को निकाला गया। करनाल नगर निगम के वार्ड नंबर 7 में होने वाले उपचुनाव के लिए आज भाजपा की ओर से सरिता कालरा ने अपना नामांकन भरा। वार्ड नंबर 7 से भाजपा के पार्षद रहे सुदर्शन कालरा की कोरोना के बाद ब्लैक फंगस से मृत्यु हो गई थी और इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनकी धर्मपत्नी सरिता कालरा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। नामांकन भरने से पहले आज भाजपा कार्यालय में सरिता कालरा के साथ साथ करनाल भाजपा जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा, मेयर रेणुबाला गुप्ता और मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि संजय बाटला समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सरिता कालरा जी को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है वो स्वर्गीय श्री सुदर्शन कालरा जी की धर्मपत्नी है और पहले भी ये एक बार स्वयं उस वार्ड से चुनाव जीत चुकी है, पार्षद रह चुकी हैं और लगातार 3 बार सुदर्शन जी उसी वार्ड से पार्षद रहे हैं। और सुदर्शन जी का जो व्यवहार था उस वार्ड में सभी लोगों के साथ, वो इतना सेवा भाव में लगे रहते थे, लोगों की चिंता करते थे हर समय। वार्ड की प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए जो कार्य सुदर्शन जी ने किए हैं, कोई भी व्यक्ति यदि 4 बार लगातार कोई किसी वार्ड से चुनाव जीतता है तो इसका मतलब यह है कि वो कितना लोगों के बीच में रहता है, कितना लोगों के सुख दुख का साथी है। तो हमेशा लोगों के साथ मिलना जुलना, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वो हमेशा तत्पर थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, सुदर्शन जी का अपना प्रभाव है उस वार्ड में, सुदर्शन जी के परिवार का उस वार्ड में बहुत प्रभाव है। तो सुदर्शन कालरा जी की जो धर्मपत्नी है सरिता जी, जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, वो भारी मतों से उस वार्ड में जीतेंगी। तो आप इस बात के लिए मैं बड़े ही विश्वास से बात कर रहा हूँ। कलायत विधानसभा के बड़े नगर कलायत में 2 दिन पूर्व गणपति उत्सव में जश्न के बीच पियोद रोड पर सिरसा ब्राज नहर में 16 वर्षीय 10वीं क्लास का लड़का डूब गया था। उसकी लाश आज कलायत नगर की नदी में तैरती मिल गई। बता दें कि गणपति उत्सव में विसर्जन के दौरान ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। देखिए सर, ये परसों की बात है। परसों 3 बजे ये पियोदा रोड कैथल के पास नहर में किसी कारणवश एकदम ये अंदर चला गया और ये 3 बजे की घटना है परसों की। और आज ये अभी 12-1 बजे मिला है और 3 दिन से सामाजिक संगठन, सामाजिक लोग, जिला प्रशासन और बिल्कुल पूरे दिन रात एक रखी जो गोताखोरी बुलाए थे, लेकिन कहीं नहीं मिला। आज इसके अंदर पानी की जाने के कारण ये डेड बॉडी भूल गई और ये अपना आज ऊपर आ गया। कलियात के पास ही आज ये मिला है 3 दिन के बाद। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।